स्टूडेंट क्लास 10 सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो चुका है 22-23 सेशन के लिए। मैथ्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा, टाइम 3 आवर्स होगा। इसके अंदर 5 सेक्शंस होंगे ए से ई। अभी हम सेक्शन ए कर रहे हैं जिसके अंदर 20 MCQs होंगे 1 मार्क्स ईच का। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो देखिए MCQs है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की वैल्यू पी क्यूब क्यू फोर है एंड बी की वैल्यू पी स्क्वायर क्यू क्यूब है। आपको बोला पी एंड क्यू जो फैक्टर्स है ये प्राइम नंबर्स है और एच सी एफ आपको ये इस फॉर्म में गिवन है एंड एल सी एम भी इस फॉर्म में गिवन है। देन ये आपको फाइंड करना है। तो पहले आप इन दो नंबर्स का एच सी एफ और एल सी एम निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको ए गिवन है पी क्यूब क्यू फोर और बी गिवन है पी स्क्वायर क्यू क्यू। तो जब भी आपको ए ऐसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है एंड बी ऐसे, तो आप क्या करेंगे पी एंड क्यू जो ये वेरिएबल है ए के और बी के, इनको आप यहाँ पर टेबल में अरेंज कर लेंगे। इससे आपको एच सी एफ और एल सी एम का रूल पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी की वैल्यू ए में कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है पी की 3 एंड यहाँ पे कितनी पावर है 2। सेम ऐसे क्यू की ए पे पावर है 4 एंड बी के लिए पावर है 3। तो जब हम एच सी एफ निकालते हैं ना इन दो नंबर्स का, तो p की पावर हम कौन सी वाली लेंगे जो इनमें से कम होगी। तो 3 या 2 में से 2 वाली पावर लेंगे p की। सेम ऐसे q के लिए कौन सी पावर लेंगे 4 की 3 जो कम पावर है। तो ये हमारा एच सी एफ आ जाएगा। ऐसे ही एल सी एम निकालेंगे। एल सी एम ए एंड बी का p की पावर अब यहाँ पे हम कम वाली नहीं लेंगे, ज़्यादा वाली लेंगे। तो एल सी एम में हम पावर कौन सी वाली लेंगे जो दोनों में ज़्यादा होती है। ऐसे क्यू में कौन सी पावर लेंगे 4 की 3 4 पावर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो एच सी एफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं एंड एल सी एम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें एच सी एफ भी गिवन है एम की फॉर्म में और एल सी एम भी गिवन है पी की पावर आर क्यू की पावर एस। अब यहाँ से आप क्या कीजिए एम और एन निकालिए। अब देखिए जब आप इसे कंपेयर करेंगे इससे पी की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पी की पावर m है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे q की पावर 3 है और q की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होती है ना। सेम ऐसे यहाँ पे r कितना हो जाएगा 3 एंड q की पावर s है ना, तो यहाँ पे q की पावर 4 है, तो s कितना आ जाएगा 4। अब आपको फाइंड क्या करना है m प्लस n ब्रैकेट r प्लस s, यही तो फाइंड करना है ना। तो m कितना आया आपका 2 प्लस n आया 3 ब्रैकेट r आया 3 एंड ये s आया 4, 2 और 3 5 एंड 3 और 4 7 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 5 7 जा 35। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब एच सी एफ और एल सी एम हमें रूल्स पता होना चाहिए। एच सी एफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं वेरिएबल्स की या नंबर्स की एंड एल सी एम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखिए। लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। तो p एक प्राइम नंबर है यानी इसके और फैक्टर नहीं हो सकते हैं, और जो p है ये रूट्स का फैक्टर है। यानी रूट्स आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू होती है। तो यानी कि एक तरह से कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी है p है। तो आप इन चारों में से देखिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका फैक्टर p है या रूट्स p है। तो आप x के प्लेस में ना इस इक्वेशन में ना p रख के देखिए। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में p रखती हूँ x की जगह, इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो अगर ये p रूट का फैक्टर है तो यानी x के प्लेस में मैं p रख सकती हूँ। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम p रखेंगे। तो इसे सॉल्व कर लीजिए पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस पी। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया बट p बच गया जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये p रखने पर ये इक्वेशन 0 नहीं हो रही है यानी कि p क्या नहीं है, इसका रूट नहीं है ना। ये x की वैल्यू अगर रखने पे ये 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये वाली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब सेकेंड इक्वेशन में भी हमें यही करेंगे, x के प्लेस में क्या रखेंगे p रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड में रख के देखते हैं। x के प्लेस में हमें x इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास b पार्ट है, ये a था। तो यहाँ पे x के प्लेस में हमने p रखा,
तो सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर, ये देखिए पी प्लस वन पी से मल्टीप्लाई होगा तो पहले पी बी से होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, वन पी से होगा, पी हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, प्लस पी। अब देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये पूरा कैंसिल होकर कितना रिजल्ट दे रहा है, जीरो रिजल्ट दे रहा है ना, यानी इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर ये इसके इक्वल आ रहा है इट मीन्स ये वाली इक्वेशन करेक्ट होगी, जिसमें p क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, यानी x की वैल्यू अगर p रखी इसमें तो ये 0 के इक्वल आ रहा है। बाकी आप इसमें भी रख के देख सकते हैं, बट यहीं पे हमें आंसर मिल गया, तो इसका आंसर होगा b। तो ये क्वेश्चन भी सबको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 देखिए। ये आपका पॉलिनोमियल से है, आपको बोला है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी के जो जीरोज़ है वो अल्फ़ा बीटा है। जीरो मतलब x की दो वैल्यूज़ होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, तो वो वैल्यू जो होती है x की वो अल्फ़ा बीटा होती है, उसी को जीरोज़ कहते हैं, जिससे हम यहाँ पे रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ है, और उसके अलावा एक और कंडीशन दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज़ की बात करें तो ध्यान से देखिए स्टेप्स क्या होंगे। तो क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर के आगे ए है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वही ए होता है ना, तो ए आ जाएगा आपका पी, बी आ जाएगा जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 है, एंड सी जो एक्स्ट्रा है, सी कितना आ जाएगा 3p। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब ये हम ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो इसके ज़ीरोज़ होते हैं ना, इसमें इसकी रिलेशनशिप होती है ए बी सी के साथ। क्या रिलेशनशिप है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जीरोज़ का जो सम होता है वो -b/a होता है। सेम ऐसे ही जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा और बीटा का वो c/a होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये रिलेशनशिप होती है किसकी, जीरोज़ की कोफिशिएंट्स के साथ। ये कोफिशिएंट्स आ गए ना हमारे पास। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, -b/a। देखिए b कितना था, -2 था, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस हट गया, 2 आ जाएगा, है ना। और a कितना है p, सेम ऐसी अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा बीटा क्या है, c/a, c क्या है 3p अपॉन में a क्या है p, यहाँ से p से p कैंसिल। अब आपको कंडीशन क्या दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो कंडीशन रख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, और p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 2/p, एंड अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 3। तो यहाँ से p कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, p को इधर ले जाइए तो ये 3 यहाँ आ जाएगा ना, या फिर पहले 3p कर दीजिए एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कर दीजिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये सबको समझ आ गया होगा, ये आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर होगा 2/3, बी पार्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1 एंड 2k माइनस दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक ये है। आपको इनकंसिस्टेंट की कंडीशन दे दी है और k की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है। तो जब भी 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में इनकंसिस्टेंट होता है तो कंडीशन क्या होती है, देखिए कंडीशन क्या होती है। तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में 3x + y = 1, और सेकेंड इक्वेशन है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। तो यहाँ से हम पहले ना इनको कंपेयर करेंगे। एक पहली इक्वेशन होती है हमारे पास a1x + b1y = c1। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारे पास a2x + b2y = c2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, सेकेंड ये पेयर होता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना c1 c2 या तो दोनों इस साइड हो, या फिर एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों को या तो इधर ही रखो राइट हैंड साइड पे, या दोनों को एक साइड पे लेके आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे इनकंसिस्टेंट के लिए। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट को हम कहते हैं नो सोल्यूशन। जहाँ पे लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो लाइंस पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, यानी लाइन कहीं पे मीट ही नहीं करेगी, दोनों इसकी लाइन इस लाइन के पैरेलल चली जाएगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट में a1/a2 इक्वल आता है b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन लगानी है हमको। तो देखिए A1 है हमारे पास 3 जो x के साथ है, इसमें x के साथ जो है वो A2 है 2k-1, y के साथ जो है वो B1 है 1, यहाँ कुछ नहीं है ना y का कोफिशिएंट तो 1 है, इसमें y का कोफिशिएंट k-1 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 क्या है हमारे पास 1 एंड C2 क्या है 2k+1। मैंने क्या कहा है, ये दोनों के C1 C2 यहाँ होने चाहिए। अगर दोनों के यहाँ भी है तो भी हम ये रख देंगे जो भी है। इधर मान लीजिए -1 यहाँ होता तो -1 रखते, और ये भी पूरा वहाँ होता तो ये भी माइनस होता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। तो या तो दोनों इधर राइट हैंड साइड में रखो या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ठीक है। तो C1/C2 के नॉट इक्वल है, इसके इक्वल है बट इसके नॉट इक्वल है। अब हमें यहाँ तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इक्वल वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 ब्रैकेट k-1, इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 1 से करेंगे ना तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k-3 2k-1, k के लिए सॉल्व करें, k सेपरेट कर लीजिए, 3k-2k k हो जाएगा, एंड ये -3 साइड प्लस हो जाएगा, -1 + 3 होता है 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप चाहे तो यहाँ से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो नॉट इक्वल में आएगी। तो ध्यान से देखिए, क्रॉस कर दीजिए इसको भी, 2k+1 इक्वल टू k-1, 1 से हो रहा है ना ये भी और ये भी, बट यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाना है। अब 2k - k बचेगा यहाँ पे, ये -1 हो जाएगा वहाँ जाके, तो -2, तो k क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू आपकी 2 आएगी आंसर। तो कई बार इसमें क्या होता है, इसमें मैं एक केस बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ रहे होते k के, 2 और मान लीजिए 3 आ रहे होते, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पे k मान लीजिए आता जाता नॉट इक्वल टू 3, तो यानी कि हम सिर्फ आंसर क्या लेते k = 2, क्योंकि यहाँ पे तो 3 आ रहा था बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा था ना, तो वो वाला सोल्यूशन हम यहाँ से हटा देते। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे तो 2 और -2 डिफरेंट ही है, तो k ये नहीं होना चाहिए, बट हमको k किसके इक्वल होना चाहिए वो पूछा गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका K2 के लिए डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS इस ऑर्डर में PQR एंड S का 4th वर्टेक्स आपको नहीं मालूम है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो देखिए पैरेललोग्राम में जब भी मिसिंग वर्टेक्स निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैरेललोग्राम लेना है पहले, PQRS। तो देखिए ऑर्डर में लेना है, PQRS ऐसे लेना है, PQ ऐसे मत करना, PQ यहाँ लिख दिया, RS ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा, PQRS ऐसे ऑर्डर में लेना है। तो P आपका पॉइंट है 3 4, Q की कोऑर्डिनेट्स है -2 3, एंड R की कोऑर्डिनेट है -3 -2, एंड S के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, तो इसके कोऑर्डिनेट को x4 और y4 ले लीजिए, क्योंकि ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x3 y3 हो जाएगा, है ना। तो ये x4 y4 हो जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए जो इसकी डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो O मिड पॉइंट है, O पॉइंट है, ये PR का भी मिड पॉइंट है और SQ का भी मिड पॉइंट है, यानी कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर है और ये इसके। तो अगर ये O जो है इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, तो हम पहले PR का मिड पॉइंट निकालेंगे फिर SQ का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ PR किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट SQ के मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट तो O ही है ना। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं PR में लगाती हूँ तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, XY होते हैं ना, मिड पॉइंट क्या होते हैं। अगर ये लाइन मैं यहाँ पे लगा दूँ यहाँ पे, तो देखिए PR एक लाइन है जिसमें O क्या है, एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं XY, इसके x1 y1, इसके x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में x कैसे आता है, x आता है x1 + x2 / 2, ऐसी y कैसे आता है, y आता है y1 + y2 / 2, ठीक है, पूरे में 2 होता है, y1 + y2 / 2। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं PR की मिड पॉइंट बोल रही हूँ तो PR के x वाले पॉइंट को प्लस कीजिए, ये x1 और ये x2 एंड अपॉन में 2, ऐसे इसके y वाले पॉइंट को भी प्लस कीजिए अपॉन 2,
ठीक है। तो ये हमने पी आर की क्या निकाल ली, ये एक्स पॉइंट निकाल दिया, ये वाई पॉइंट। एक्स पॉइंट निकालना है तो एक्स वन एक्स टू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वाई पॉइंट निकालना है तो वाई वन और वाई टू को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। सेम ऐसे एस क्यू के लिए भी लगाइए फॉर्मूला, ये वाला लाइन है ना, तो ये इसको इसके साथ प्लस कीजिए, x4 प्लस करूँगी -2 के साथ अपॉन में 2। ऐसे वाई पॉइंट निकालना है अगर तो y को y से प्लस कीजिए, y4 + 3/2। अब क्या कर सकते हैं आप, इसका मिड पॉइंट x वाला इसके x वाले के पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए 3 - 3 0/2 हो जाएगा ना, ये इसके इक्वल कर देना है, x4 - 2/2। तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल क्योंकि अपॉन में है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 1 आ गया। तो x4 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये -2 से जाके +2 हो जाएगा। सेम ऐसी इसका जो y पॉइंट आया है इसके y पॉइंट के इक्वल कर देना है। तो y4 + 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस y पॉइंट के। तो 4 - 2/2, 2 से 2 कैंसिल, y4 आ जाएगा आपका 4 - 2 2 एंड ये +3 है तो यहाँ के -3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो एस के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 2 और -1। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर होगा सी। तो ये सबको समझ आ गया, जब भी पैरेललोग्राम में आपको कोई भी मिसिंग वर्टेक्स निकालना तो पहले इसके मिड पॉइंट निकालिए, फिर इस लाइन के मिड पॉइंट निकालिए, फिर इसका एक्स वाला एक्स के इक्वल कर दीजिए एंड वाई वाला वाई के इक्वल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और AM एंड PN एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC और PQR का। तो अगर इनकी साइड्स के स्क्वायर का रेशो 4:9 है तो इनके एल्टीट्यूड का रेशो क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपको 2 ट्राइंगल्स दिए ABC और PQR। तो देखिए ABC बोला है ना PQR के सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये गिवन है। तो ABC अगर मैंने ऐसे लिखा तो PQR ऐसे लिखूंगी, यानी A के साथ P, B के साथ Q और C जहाँ है वहाँ पे R, कॉरस्पॉन्डिंग बनाने ना, A के साथ P, B के साथ Q एंड C के साथ R, यानी A जहाँ होगा वहाँ P, जहाँ B होगा वहाँ Q, यहाँ जहाँ C होगा वहाँ R। अब देखिए अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो AM तो इसका एल्टीट्यूड है और PN जो है इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब इस पर परपेंडिकुलर है, A से परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो जब भी आपको सिमिलर ट्राइंगल हो तो इसका जो साइड्स का, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, इसकी AB ली है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी PQ। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो अगर बड़े ट्राइंगल सिमिलर है ना तो ये छोटा वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं ना तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर इक्वल हो जाते हैं। तो अगर बड़ा ट्राइंगल का स्क्वायर के रेशो इक्वल है तो छोटे ट्राइंगल्स के भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन लगानी है। तो देखिए AB² अपॉन PQ² तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4:9, तो यानी 4/9। आपको AM/PN का स्क्वायर नहीं निकालना, आपको जस्ट ये निकालना है ना। तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 2, स्क्वायर रूट 9 का होता है 3। तो AM/PN का रेशो क्या आ जाएगा, 2/3। कितना रेशो आ जाएगा, 2:3। तो यानी कि आंसर डी होगा इसका। तो ये कंडीशन याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में से है। इफ़ x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60 देन x आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको देखिए 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको सबको पता होगी कि क्या होती है, तो वैल्यूज़ रखनी है। तो क्वेश्चन है आपके पास x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। तो x एज इट इज़ tan 60 की वैल्यू सबको पता होगी, टेबल से याद कर लेना। tan का टेबल tan थीटा तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि 9 चैप्टर में जब सबसे ज़्यादा tan
थीटा यूज़ होता है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। ये टेबल से आप याद कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बाकी आपको चैनल में टेबल की याद करने की ट्रिक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉट 60 की वैल्यू होती है टेन 60 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, जितना टेन 60 है उतना कॉट 60 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ भी अपॉन में और यहाँ भी अपॉन में कैंसिल हो जाएगा। जब भी इंटू में हो ना और अपॉन में हो तो इक्वल में कैंसिल हो सकता है, चाहे आप यहाँ से डिवाइड से यहाँ इंटू लेके आ जाइए। तो x आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी कि ये √3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब x आपका आ गया 1/√3। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है 1/√3, बट आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा दे दी है। तो आप सोचिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू तो होती है √3/2, तो ये तो नहीं होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये tan 30 के इक्वल है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री में से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट दिया है, √2 दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ हमें साइन और कॉस दिया, जबकि यहाँ टेन प्लस कॉट निकालना है। तो आप क्या कीजिए, पहले टेन और कॉट को ना सिंपल फॉर्म में ले आइए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ऐसी कॉट थीटा सिंपल फॉर्म में क्या आता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉस का जो रेशो होता है वो टेन थीटा होता है, ऐसी कॉट का रेशो, इनका रेशो होता है। क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा कर दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब एलसीएम डिफरेंट डिफरेंट हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे, फैक्टर डिफरेंट है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको आईएनटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा सेम है तो 1 होता है उसका वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लाई तो ये मिला मुझे। अब मैं यहाँ से ये कॉस थीटा साइन थीटा मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए मुझे इसमें आईएनटी लगानी पड़ेगी। मैं स्क्वायरिंग कर दूँगी दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इस पर स्क्वायर करेगा पूरा, इस पर पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a² यानी a का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है आपके पास? साइन थीटा, एंड b क्या है? कॉस थीटा। तो ये मैंने आईडेंटिटी लगा दी, स्क्वायरिंग कर दी ना मैंने, a + b का होल स्क्वायर कर दिया, a² b² 2ab। एंड जब इस साइड का स्क्वायर करूँगी तो √2 का स्क्वायर करूँगी तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाता है जब भी स्क्वायर करते हैं। अब ये फिर से आईडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, ये +1 है यहाँ के -1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 - 1 1। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे तो कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड करना है ना, तो मैं यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लूँगी। ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा जो साइन थीटा कॉस थीटा हाफ आया वो मैं यहाँ पुट कर दूँगी। तो कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा एक बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे ये आगे लिखो चाहे ये। तो ये कितना वैल्यू दे रहा है? हाफ। अब आपको पता है कि ये 1 से डिवाइड हो रहा है ना हाफ, तो जब भी फ्रैक्शन डिवाइड होता है तो वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/2 का 2/1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। आपको फाइंड ये करना था, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। अब यहाँ आपको ये चाहिए तो इससे आप कुछ ट्रिक लगा के ये चीज़ फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका ट्राइंगल चैप्टर में से है, तो इसके लिए आपको बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए। तो देखिए एक ट्राइंगल है जिसमें DE BC के पैरेलल है। तो जब भी एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है। तो वो क्या है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो ट्राइंगल गिवन है आपको ABC, इसमें DE पैरेलल है किसके? BC के, ये पैरेलल है इसकी। तो हम बोल सकते हैं DE अगर BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल को रेशो में डिवाइड करिए, यानी AD का रेशो BD के साथ हो जाएगा एंड AE का रेशो EC के साथ हो जाएगा, ठीक है।
समझ आ गया सबको? जब भी लाइन पैरेलल होती है तो पीपीटी थ्योरम लगाते हैं, ये रेशो अपॉन ये रेशो, ये अपॉन ये, इसको हम कहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो ये थ्योरम भी आ सकती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी तो फिलहाल हम थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, प्रूव करने को भी आती है ये। तो देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। ए ई दे रखा है, ए, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक ए दे रखी है। ई सी दे रखा है आपको बी, उसके बाद ए डी दे रखा है आपको, ए डी नहीं दिया हुआ, बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना है वाई, और इस बी सी दिया हुआ है, हाँ, ए ई सी डी ई एक्स है, डी ई एक्स है, ये वाली साइड एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। ठीक है, तो आपको देखिए बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम तो तब यूज़ करनी होती है जब आपको ये वाला रेशो में भी कुछ दिया होता है, बट यहाँ पे हमें ये अपॉन ये दिया और ये अपॉन ये लगाना है, तो इसके लिए हमें बीपीटी नहीं यूज़ करनी है फिलहाल इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को ना इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। जब भी ट्राइंगल लाइंस पैरेलल होती है ना, या तो हम बीपीटी का यूज़ करते हैं या फिर ट्राइंगल को हम ना सिमिलर कर देते हैं पैरेलल की हेल्प से। तो कैसे सिमिलर हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 1 2 के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, लाइंस पैरेलल है। सेम ऐसे 3 4 के इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइंस पैरेलल है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला ट्राइंगल, इसको मैंने 1 से 2 पे घुमाया, 3 पे घुमाया ना ऐसे करके, तो इसको भी हम 2 से 4 पे घुमाएंगे। तो ए डी ई, नाम बहुत ध्यान से लिखना है इसका, ए डी ई ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी के, क्योंकि 1 से इस ट्राइंगल के हम इस एंगल से इस पे घुमा रहे ना, और इसका 1 2 के है तो इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो इसको ए डी ई दिया नाम, तो इसको ए बी सी नाम देना पड़ेगा। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे कौन कौन सी लाइनें यूज़ करनी है, मुझे एक ए ई यूज़ करनी है, और अगर इसकी ए ई यूज़ करूँगी तो इसकी ए सी यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी ए ई, तो इसके साथ इसकी कौन सी लानी पड़ेगी, ए सी लानी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंग। सेम ऐसी इसकी मुझे और क्या दी हुई है, डी ई और बी सी यूज़ करनी है ना, तो इसकी अगर मैं डी ई लूँगी तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, इसकी डी ई के साथ इसकी बी सी लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना जब भी पैरेलल वाले को ट्राइंगल में पैरेलल लाइन होती है तो या तो आप बीपीटी का यूज़ करो, अगर आपको ये और ये का रेशो दिया होता तो आप ये वाला यूज़ करते, बट यहाँ पे आपको ये अंदर वाली लाइनों को रेशो में लाना है, तो इट मीन्स आपको बीपीटी यूज़ नहीं करनी है। आपको जब भी लाइन पैरेलल हो ना तो आप कह सकते हैं ये ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर में ध्यान से देखना, ये अगर यहाँ से ये एंगल बराबर है और यहाँ से ये एंगल बराबर, तो इसको अगर मैंने ऐसे लिया है तो उसको ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो साइडें मुझे चाहिए वो मैंने ले ली। अगर ए ई चाहिए तो इसकी ए सी लेनी पड़ेगी, इसकी डी ई चाहिए तो इसकी बी सी लेनी पड़ेगी। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए ई कितना है, ए सी कितना है, ए सी मेरा ये पूरा है ना, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। सेम ऐसी डी ई कितना है, डी ई है एक्स, और बी सी क्या है, बी सी है वाई। अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए, एक्स ये हो सकता है, वाई ये हो सकता है, या एक्स ये हो सकता है, या एक्स बाई वाई ये हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, एक बार एक्स निकाल लीजिए इससे और एक बार वाई निकाल लीजिए। तो पहले मैं एक्स निकाल लेती हूँ, तो अगर एक्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स तो यहीं रखती हूँ, वाई कहाँ चला जाएगा, मेरा इस साइड चला जाएगा ना, तो एक्स यहीं रहेगा, वाई यहाँ डिवाइड में यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए अपॉन ए प्लस बी वाई। अगर मैं वाई निकालती यहाँ से, अगर मैं यहाँ से वाई निकालती तो देखिए वाई यहाँ चला जाता, तो ये ए कहाँ, ये वाई अगर ऊपर गया है तो ये पूरा इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये ए प्लस बी तो ऊपर आ जाता और ये ए नीचे आ जाता, और साथ में एक्स ऐसे ही रहता। तो वाई निकालना है तो वाई को इधर भेजिए, इस पूरे को इस साइड ले आइए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक्स निकालना है तो एक्स को यहीं रखिए, ये वहाँ चला जाएगा। तो देखिए कंडीशन ये है कि ये है कंडीशन मेरी, वाई तो है मेरा ए एक्स नहीं आया, ए प्लस बी आया है ना, तो ये कंडीशन तो नहीं है। एक्स में भी ये कंडीशन नहीं आ रही है, एक्स में ये वाली कंडीशन आ रही है, ए वाई ए प्लस बी, तो यानी कि ये कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, सी। तो सी आंसर ठीक है इसका। 10th क्वेश्चन करते हैं। ABCD is a trapezium with AD parallel to BC and AD equal to 4 given है। Diagonal AC and BD intersect कर रहे each other at O।
सच दैट AO अपॉन OC DO अपॉन OB इक्वल टू हाफ BC फाइंड करनी है। तो पहले ट्रेपीजियम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो सबसे पहले ABCD एक ट्रेपीजियम है। यहाँ पे आपको बोला ADBC के पैरेलल है, ABCD यानी कि ABCD, AD और BC पैरेलल है। इसका नाम ऐसे लिखना कि AD यहाँ है और BC यहाँ है, ठीक है। तो AD और BC पैरेलल लाइन है, तो आप लिख सकते हैं अगर A यहाँ आ रहा है तो D यहाँ आएगा। तो यानी कि ऑब्वियसली अगर इसे ऑर्डर में करा तो B यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा, तभी तो ABCD ऐसे ऑर्डर में आएगा ना। तो AD और BC पैरेलल होनी चाहिए, तो ऐसे ऑर्डर में लाना है, नाम भी ऑर्डर में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बोला क्या है कि AD 4 है और डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर में है ट्रेपीजियम का। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AO का रेशो OC के साथ कितना है, हाफ, और DO का रेशो OB के साथ कितना है, वो भी हाफ है। अब आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम के अंदर ये रेशो अगर इक्वल है ना, या ये लाइंस पैरेलल है, तो ये रेशो इक्वल होते हैं, वो तो हमें दिया भी हुआ है। AO अपॉन OC इक्वल टू है DO अपॉन OB। कितना रेशो दिया है, हाफ। तो देखिए अगर ये रेशो इक्वल है, ये अपॉन ये, और एक एंगल है जो दोनों में भी आ रहा है, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट 1 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ट्राइंगल देखिए, अगर मैं अगर दो रेशो इक्वल हो ना, ये अपॉन ये अपॉन ये, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो ये ट्राइंगल अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, AOD पे घुमाया ना हमने ट्राइंगल AOD, देखिए 1 कट से डबल कट पे घुमाया मैंने और बीच का एंगल पे घुमाया है। तो इसका 1 कट से कैसे लिखेंगे, ये वाला ना, ये इसको देखिए ऐसे घुमाया हमने 1, ये वाला इसके इक्वल था, एक कट इस पे लगाया, एक कट इस पे लगाया, ये इसके इक्वल है तो 2 कट यहाँ लगाए, 2 कट यहाँ लगाए, इसके साथ इसका रेशो है और इसके साथ इसका। तो अगर मैं इसका और ये एंगल इक्वल है दोनों के, तो अगर मैं इसको 1 कट से 2 कट पे घुमा रही हूँ, तो इसको भी 1 कट से 2 कट पे घुमाऊंगी, तो ऐसे सिमिलर ट्राइंगल के नाम आएंगे COB। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो रेशो बराबर है इस ट्राइंगल में, और एक एंगल जो उनके बीच, ये जो साइड रेशो में ना, उनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे हमें रेशो हमें किसका दिया हुआ, AO अपॉन OC का दिया हुआ, AO अपॉन OC का, और साथ में हमें BO अपॉन OD का भी दिया हुआ है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें निकालना क्या है, AD तो दिया है, BC निकालना है। तो अगर मैं इसकी AD ले रही हूँ ना, तो सोचो इसकी क्या लेंगे, अगर इसकी AD ली है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी लेनी पड़ेगी, BC लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने नाम सही से लिखे तो आप रेशो बना सकते हो इसकी हेल्प से। तो इसके AO के साथ इसका CO, इसके AD के साथ इसका BC, और इसके OD के साथ इसका BO का रेशो बन जाएगा। तो हमें फ़िलहाल तो ये निकालना है, तो इस चाहे आप ये भी ले सकते थे OD अपॉन OB, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेशो में गिवन है हाफ। AD गिवन है 4, BC कितना, ये तो फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC इस साइड आ जाएगा, BC 1 जा BC और 4 2 जा 8, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ ऑप्शन पे C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए।